हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रिकैप सीरीज में हम आज एटम का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पहले लेक्चर से बहुत मदद मिली होगी और आपकी तैयारियों में और मजबूती आई होगी। तो चलिए, अब तो देरी नहीं करनी चाहिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इससे पहले आप इसे नोट करें। यहाँ पर आप एक वर्ड लिख लीजिए, इन एच एटम। एटम मालूम होना बहुत जरूरी है। इन हाइड्रोजन एटम में होता है ये, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, when an electron jumps from the orbit n equal to 2 to n equal to 4 in hydrogen atom, the wavelength of the radiation absorbed will be। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड से फोर्थ पर, सेकंड से फोर्थ पे जंप कर रहा है। तो हम जानते हैं हमारा वेव नंबर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड कितना हो गया, 1 हो गया। अब जंप कर रहा है सेकंड टू फोर्थ, मतलब एक्साइट होके जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो हम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब देखिए, एक ही स्लाइड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ थोड़ी जगह अच्छे से करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/16। तो अब देखिए, ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/16। अब एलसीएम लेना होगा हमें, तो एलसीएम 16 आ गया, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3r/16। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 16/3r। बिल्कुल बेसिक्स पर बेस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात है, यह मैंने लिखा इन हाइड्रोजन एटम। हमें हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम इसे किसी भी एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लिथियम के लिए कैलकुलेट करना हो तो हमें जेड को कितना रखना पड़ेगा, 3। सोडियम के लिए कैलकुलेट करना हो तो हमें जेड को कितना रखना पड़ेगा, 11। तो आंसर तो आ गया इसका 3r/16। अब आगे बढ़ते हैं, अगले आंसर की तरफ जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिवीजन कर रहे हैं हम, तो हमें सारे तरह के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, सिंपल, मीडियम और कुछ कठिन क्वेश्चंस भी हम इसमें लेंगे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके 4 आंसर्स दिए गए हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, हम जानते हैं En इज 13.6/n², और ये दी गई है हमें -3.4। तो हम यहाँ पर रख लेंगे। और देखिए, हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। -13.6 डिवाइडेड बाय -3.4, तो ये आ जाएगा 136/34, 136/34। तो n² आ गया आपका 136/34। 2 से आप काट सकते हैं, तो जब 2 से आप काटेंगे तो ये आएगा आपका 17, और ये 2 6 12 8 68, और ये काट देंगे 68 को 4 बार, तो n² आ गया आपका कितना, 4। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है। अब हमसे पूछा गया है कि आप बताइए एंगुलर मोमेंटम। तो सेकंड ऑर्बिट में है, तो एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर से कि एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। ऑर्बिट तो हमें पता चल गई, सेकंड ऑर्बिट है 2h/2π।
तो 2 से 2 कैंसिल, तो h अपॉन पाई कितना आ गया, h अपॉन पाई। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगली स्लाइड पे, जगह है हमारे पास। h अपॉन पाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये आ गया 66.0314, डेसिमल हटा दिया, 10 टू द पावर माइनस 34। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब 330 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 314, फिर बचेगा हमारे पास 16, 10, तो 2.1। तो लगभग इसका जो आंसर आएगा 2.1 आएगा। तो हम इस आंसर को लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो देखिए कौन सा आंसर है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो देखिए 2 आंसर रिपीट हो गए, तो ठीक है, ये दोनों सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.1। ये एक्चुअली 3 बार आ गया, 3 बार नहीं आना चाहिए था, ये कुछ मिस्टेक है। तो आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है। तो आंसर है आपका 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब आप बोल रहे हैं सारे आंसर अलग अलग हैं, तो हम इसको 3 कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं, लाइक दैट। तो आंसर पे ध्यान दीजिए 2.1। तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि अगर इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी दी गई है तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, और तो उस ऑर्बिट के हिसाब से आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π यूज कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कैलकुलेशन था, डिवीजन करिए, बहुत आराम से आप इसे 1 मिनट में कर सकते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया, इसको पढ़ते हैं। An excited hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda in returning to the ground state. The quantum number n of the excited state is given. तो देखिए इलेक्ट्रॉन nth स्टेट से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, और आप जानते हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो आसानी से सवाल हो जाएगा। इस आंसर की कॉम्प्लिकेशन को मत देखिए आप, हाइड्रोजन एटम है, ये भी ध्यान रखिए, जेड क्या होगा, 1 होगा। अब सिंपली आप क्या करिए, वेव नंबर का फॉर्मूला यूज करिए, R(Z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। तो जेड तो है आपका 1, ठीक है, ये 1 लिख दिया, फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये हो गया आपका 1/λ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1/n²। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/λ इक्वल टू R माइनस R/n², R/n²। तो अब आगे क्या करना है, R/n² को इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा R माइनस 1/λ। एलसीएम लो राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा लैम्डा R माइनस 1। फिर पूरे फ्रैक्शन को पलट दो, तो n²/r को लिख सकते हैं आप लैम्डा R माइनस 1। तो n² हो गया आपका R अपॉन R माइनस 1। तो n आ जाएगा रूट ऑफ R अपॉन R माइनस 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस का, इसे हम सेमी न्यूमेरिकल कहते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अब आंसर देख लेते हैं, R अपॉन द फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक बार आप इसको और देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये स्टार क्वेश्चन है,
जब ये पूछा जाएगा तो सिर्फ 3 या 4-5% लोग ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रिकॉइल मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। ओके, तो अब आपने नोट कर लिया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 4 स्टेट टू n इक्वल टू 1 स्टेट। तो रिकॉइल मोमेंटम जो वर्ड है वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट मोमेंटम आगे की तरफ गेन करती है और गन बुलेट के बराबर मोमेंटम से पीछे की तरफ आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, जो कि दिया हुआ है 4 स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन 4 स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जंप करेगा तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, a photon will be emitted, a photon will be emitted। तो फोटोन के एमिशन से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि फोटोन आगे की तरफ मोमेंटम गेन करेगा। तो जितना फोटोन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगा उतने ही मोमेंटम से एटम भी पीछे की तरफ मोमेंटम गेन करेगा। तो वो कहलाएगा रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बुलेट और गन वाले सवाल में हम क्या करते हैं, जितना बुलेट का मोमेंटम होता है उतना ही गन का मोमेंटम होता है, पर बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और गन का मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो उसी के अनुसार समझिए कि यहाँ फोटोन जितना मोमेंटम गेन करेगा एटम उतने ही मोमेंटम से पीछे हटेगा, रिकॉइल करेगा। तो रिकॉइल मोमेंटम ऑफ, अगर हम बात करें रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एच एटम, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन एमिटेड, मोमेंटम ऑफ फोटोन एमिटेड। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, h बाई लैम्डा। तो हम इसको लिख सकते हैं h इंटू 1 बाई लैम्डा। और 1 बाई लैम्डा क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि 1 बाई लैम्डा होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो h इंटू 1 बाई लैम्डा, h इंटू 1 बाई लैम्डा, h इंटू 1 बाय लैम्डा, ठीक है। अब 1 बाय लैम्डा क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, तो ये हो गया एच आर। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 to 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। तो एच आर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 16। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 16, 16 माइनस 1 15, तो 15 एच आर बाय 16, 15 एच आर बाय 16 रिकॉइल मोमेंटम होगा। अब हम इसको अगली स्लाइड में कैलकुलेट करते हैं। 15 एच आर बाय 16, 15 बाय 16 h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। हम जानते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, तो पर हम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए 15 बाय 16 160 कर दिया इंटू 66 10 टू द पावर माइनस 27। अब थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, 33 और 80, 15 3 जा 45, 495 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 7 जा 45, 4 5 9 जा 45, 4 बचा, 5 9 जा, और ये हो जाएगा 16, 99 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब
99 को लिख दीजिए लगभग 100, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेते हैं 25, तो ये आ गया 25/4 इंटू 10⁻⁻27, 25/4 इंटू 10⁻⁻27, तो 25/4 इंटू 10⁻⁻27, 25 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 6 या 24, 106.1 4, और अच्छा ये आपका 8 2 बार जाएगा, 8 है क्योंकि 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, तो 6 तो जा ही चुका था, ये 2 बार जाएगा 8 2, अब ये 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 0 0, तो ये लगभग आपका जो आंसर है वो है 6.25 इंटू 10⁻⁻27, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 6 के आसपास। तो हम सेकंड आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला, नहीं तो ये 6.78 के आसपास आ जाता। तो आप, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होता है 1 ही मिनट अवेलेबल होता है, तो इस फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा। तो हमेशा याद रखिए कि रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब फोटोन का मोमेंटम होता है h/λ। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो हमारा वो आंसर आ जाता। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर ले। ओके, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, सबसे पहली बात तो नोट करने वाली बात क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एम शेल टू एल शेल। तो देखिए शेल होते हैं आपके के, एल, एम, एन, लाइक दैट। तो एम से कहा आ रहा है एल, मतलब ये आ रहा है थर्ड टू सेकेंड। कहाँ आ रहा है, तीसरे से दूसरे में आ रहा है। The ratio of magnitude of initial to final acceleration of the electron is acceleration। आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन होता है v²/r। अब देखिए v इज प्रोपोर्शनल टू z/n, r is proportional to n²/z। तो v² is proportional to z²/n² and r is proportional to n²/z²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि v²/r is proportional to z²/n² अपॉन n/z। तो v²/r will be proportional to z³ अपॉन n⁴। अब हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है 1, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴, 1/n⁴। तो इतना करने के बाद हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴, a1/a2 इक्वल टू n2/n1⁴, और n1 था 2 और n2 था 3। तो a1/a2 will be equal to 2 3 पावर 4, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, 81/16। तो एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा 81:2 क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए।
तो देखते हैं किस आंसर में हमें ये मिलता है। यस, पहला आंसर इसका क्या है, सही है। फर्स्ट आंसर इज राइट। सिंपल सवाल है, लेकिन ये सब चीजें मालूम होंगी तभी हम इन सब चीजों को कर पाएंगे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लें। अब इसको पढ़ते हैं। फिगर शोज द एनर्जी लेवल्स P, Q, R, S। तो देखिए P है, Q है, R है और S है, और ये ग्राउंड स्टेट हो गई। एंड G ऑफ एन एटम वेयर G इज द ग्राउंड स्टेट। A red line in the emission spectrum of the atom can be obtained by an energy level change from Q to S। तो देखिए Q to S में हमें मिलता है, दिया हुआ है रेड लाइन। कौन सी लाइन मिलती है, रेड लाइन मिलती है। अब पूछा गया अ ब्लू लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग एनर्जी लेवल चेंज। तो अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से कम होती है, रेड से कम होती है, ये पहली बात हो गई। अब एन डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, अगर लैम्डा कम है, क्योंकि हम कहते हैं कि ब्लू की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो ब्लू की वेवलेंथ में एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई ब्लू मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा ई रेड। तो यहां तो ये बात क्लियर हो गई। अब आंसर से हम इसको टिक करेंगे। P टू Q नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए P और Q के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। Q टू P ये भी नहीं हो सकता। R टू S, देखिए R से लेकर S ये भी एनर्जी गैप कम है। R टू G, यस R टू G का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, R टू G। क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। हमेशा याद रखो एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और ब्लू की वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ से कम होती है, तो ब्लू का एनर्जी गैप रेड के एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए। तो रेड का एनर्जी गैप है QS, रेड का एनर्जी गैप कौन सा हो गया आपका, QS हो गया। देखिए Q टू S, तो इससे ज्यादा होना चाहिए ब्लू का गैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है R2G। अब क्लियर हो जाना चाहिए सवाल आपको। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवालों को हम इम्पोर्टेंट सवाल कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी एनर्जी गैप पर आधारित सवाल है, आप इसको नोट कर लें। The following diagram indicates the energy level of a certain atom when the system moves from 4E level to E level. A photon of wavelength lambda 1 is emitted. तो 4E से E पर जाने में वेवलेंथ कितनी होती है, lambda 1. The wavelength of photon produced during its transition from 7E to E is lambda 2. The ratio lambda 1 upon lambda 2 will be. तो आप देखिए फिर वही वाली बात है, एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 क्या था, 4E से लेकर E तक, तो ये हो गया 4E माइनस E, और लैम्डा 2 कब था, 7E/3 टू E, 7E by 3 minus E इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। 4E में से E माइनस हुआ, कितना बचा, 3E, और 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 4E
बाय 3, ई से ई कैंसिल, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना होगा, 4:9 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आ गया 4/9। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसको आप नोट करें, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, 4/9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करें। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ये रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उस पर बेस्ड सवाल है। फायर टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस विद मोमेंटम p is r. The momentum of alpha particle is 2p, then the corresponding distance of closest approach is. अब 4 आंसर दिए गए, तो देखिए सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E डॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। अब अल्फा पार्टिकल को एक निश्चित काइनेटिक एनर्जी से फायर किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल पास पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूरी तरह बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E डॉट। अब काइनेटिक एनर्जी है E, दैट इज हाफ mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, और r क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फॉर्मूला बना 1/4πε0 2e² Z/r, और Z क्या एटॉमिक नंबर है। अब आप जानते हैं कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। कितनी होती है, हाफ mv²। अब इस इक्वेशन को, जो एनर्जी का इक्वेशन है, यहाँ दोनों साइड हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा me इक्वल टू 1/2 m इंटू mv²। तो ये हो गया 2me इक्वल टू m² v²। तो ये हो गया 2me इक्वल टू p²। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m, और P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। तो यहां लिखा हमने p²/2m इक्वल टू 1/4πε0 2e² Z/r। तो अब देखिए p² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, p1² अपॉन p2² को हम लिख सकते हैं r2²/r1²। तो अब ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना था, r था, जब मोमेंटम कितना था, p था। अब वो पूछ रहे हैं कि जब मोमेंटम 2p हो जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा। तो ठीक है, लगा देते हैं इसमें p1² अपॉन p2² r2/r1। तो पहले मोमेंटम p था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r था, अब हो गया r2, मोमेंटम हो गया 2p। तो p² अपॉन 4p² इक्वल टू r2/r, p² से p² कैंसिल, 1/4 इक्वल टू r2/r। तो ये हमें मिलेगा 4r2 इक्वल टू r। तो नया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा r/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, r/4 होना चाहिए। तो ये इसकी थ्योरी होती है।
तो करेक्ट आंसर आ गया आपका कितना, R/4। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आप इसको और देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। कंसेप्ट याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं P² बाय 2m। तो इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। आंसर है इसका R/4। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये जो चारों स्टेटमेंट है, इनमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में बात की गई है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल डिक्रीज। ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी से हम आपको आंसर दे सकते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है ½kZe²/r। तो r के डिक्रीज होने से r डिक्रीजेस, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वो होती है -12kZe²/r। अब r कम हो रहा है, r डिक्रीज हो रहा है, r क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए अगर r आपका डिक्रीज हो रहा है तो एक बात तो तय है कि ½ kZe²/r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो देखिए मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाद में पोटेंशियल एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू तो बढ़ गई, पर बाहर कौन सा साइन है, वैल्यू बढ़ने से अब आप बताओ, -6 तो -8 से बड़ा होता है, नंबर लाइन से हम कह सकते हैं। तो ½ kZe²/r की वैल्यू जरूर इंक्रीज होगी, पर बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमेशा याद रखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टोटल एनर्जी जो कि नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहला आंसर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। तो आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए दो तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका उल्टा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो अब आप समझ गए, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करेंगे लोअर से, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अब इसका उल्टा, जब आप हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कम होगी। तो इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम इसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट, देन फाइंड इट्स फाइनल एनर्जी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है 4th ऑर्बिट की। तो 4th ऑर्बिट में आपकी एनर्जी होगी 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया -13.6 डिवाइडेड बाय 16। तो थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा 136 को 16 से, ठीक है।
तो या आप एक काम करें, डिवाइड करने की जगह हम काट भी सकते हैं, पहले कैंसिलेशन कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 से कट गया 8, तो ये हो गया 6, 12, 8, 6.8। अब आया 6.8 डिवाइडेड बाय 8, बाहर माइनस साइन है, फिर 2 से कैंसिल करा 4, 34, फिर 2 से कैंसिल करा 17, 2। तो ये आपकी जो एनर्जी हो गई, ये आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम देंगे तो इसकी अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? -0.85 प्लस 15, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 15 में से, तो ये हो जाएगी 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेटली इतनी एनर्जी मिलकर, क्योंकि देखिए फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ +0.85 दे दें तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो कहाँ मूव हो जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन आइटम से बाहर जाएगा। पर आपने कितनी एनर्जी दे दी? आपने 15 दे दी, तो 15 जुड़ गई, तो जब वो बाहर आएगा तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सीधा सीधा सवाल था, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, या लीमन सीरीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीमन क्ले का फॉर्मूला बना लें। 1/λ इक्वल टू हाइड्रोजन आइटम मान के चलते हैं, R, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है और लास्ट ऑर्बिट है आपकी n2²। अब यहां पर n2 की वैल्यू होगी 2, 3, 4 इन्फिनिटी, और हमें बोला है लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ होगी आपकी 1/1 माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो लास्ट लाइन की वेवलेंथ होगी 1/r, 1/r, जहां पे r क्या है आपका? रिडबर्ग। रिडबर्ग क्या है? कांस्टेंट है। ये तो हो गया लाइमैन या लीमैन सीरीज की लास्ट वेवलेंथ। अब बोलते हैं कि लास्ट वेवलेंथ किसकी निकालनी है? बामर की। तो पहले बामर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बामर का फॉर्मूला होगा 1/λ r 1/2² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू आएगी 3, 4, 5 एंड लास्ट लाइन के लिए इन्फिनिटी। तो लास्ट वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया लास्ट वेवलेंथ के लिए आपने पुट किया इन्फिनिटी, तो लास्ट वेवलेंथ हो गई r/4 और इसकी लास्ट वेवलेंथ हो गई 4/r, 4/r। तो यहां तक तो बहुत सिंपल था। और रेशियो पूछा है बामर की लास्ट वेवलेंथ टू द लीमेंस लास्ट वेवलेंथ। तो रेशियो अब हमारा रिक्वायर्ड होगा बामर की लास्ट वेवलेंथ, ये हमने निकाली थी 4/r, और लाइमन की लास्ट वेवलेंथ, तो ये r कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4:1, 4:1, ये 2 नहीं है, 4:1। देखते हैं कौन सा आंसर है, विच आंसर वी आर गोइंग टू गेट। 4:1, द सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आजकल, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो 1 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। हमें हमारा ध्यान इन पर ज़्यादा रखना चाहिए। तो अब ये रहा हमारा अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। अब देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? वेयर आर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखिए हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम
nth ऑर्बिट में क्या होगा, NH/2 बोहर का दूसरा पोस्टुलेट। और mv क्या है आपका, मोमेंटम। तो Rn इंटू 2 किसके बराबर होगा, NH/mv। तो n इधर चला गया, तो Rn इंटू 2 डिवाइडेड बाय n, तो हमें मिला H/mv। और H/mv को हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ nth ऑर्बिट में क्या होगी, Rn 2 बाय n। तो 2 Rn बाय n, 2 Rn बाय n। अब देखिए nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का n² टाइम्स होती है। और यहां पर गिवन है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है वो कितनी है, r दिया है। तो Rn को हम लिख सकते हैं n² r। तो अब ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया 2 n² r अपॉन n। n से n कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू 2 r इंटू n। और यहां पर बोला गया है फोर्थ ऑर्बिट, तो चौथी ऑर्बिट के लिए n कितना होगा, 4 होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी 8 r। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, 8 r। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे सवाल है, 1 मिनट में हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये रहा हमारा आंसर 8 r। तो हमेशा याद रखिए इस तरह के सवालों पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाते हैं, ट्रिकी भी होते हैं और कंसेप्ट बेस्ड भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल कहता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम an orbit of level n equal to 3 to an orbit of level n equal to 2, emitted radiation has a frequency। तो emitted radiation की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहाँ जंप कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एक फोटोन निकलेगा, तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले हमें वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वेव नंबर का वो यूज करना पड़ेगा। 1 बाय लैम्डा r हाइड्रोजन एटम, n1² माइनस 1 अपॉन n2²। यहाँ पर n1 दिया हुआ है 2 और n2 दिया गया है 3। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/9। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 36, 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 5r/36। तो वेवलेंथ तो आपकी आ गई 36/5r। तो सबसे पहले वेवलेंथ निकालिए, पर हमसे वेवलेंथ नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना है, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा को यूज करना है। अब लैम्डा हमें मालूम है 36/5r, 36/5r। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5rc अपॉन 36, दैट इज इक्वल टू न्यू। ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ गया, 5rc अपॉन 36। देखते हैं कौन से आंसर में है, 5rc अपॉन 36। तो ये रहा आपका चौथा आंसर, सही आंसर। इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में हो जाएगा, कंसेप्चुअल है और सिंपल है। सिंपल तभी है जब आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर हो। रिवीजन में जितने ज़्यादा सवाल कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में मैं इसे रखना चाहूँगा, मैं इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल मानूंगा। ये इसमें बहुत एक अच्छी कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपने नोट करा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो बोल रहे हैं द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, उन्हें एक हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट किया जाता है, एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ्स।
मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन, अब ये आंसर है। देखिए अब ये इसका मेन पॉइंट है, 6 वेवलेंथ एमिट करता है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड इक्वल टू n इंटू n-1/2, और ये यहां पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया गया है। तो इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो n इंटू n-1 इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब या तो आप फैक्टर्स करके निकाल लीजिए या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करिए। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, -4n प्लस 3n। देखिए इस n को n को हम लिख सकते हैं -4n प्लस 3n। अब पहले दो टर्म में से n को कॉमन ले लीजिए, n-4, और आखिरी के जो दो टर्म है उनमें से आप कॉमन ले लीजिए 3। अब n-4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया n-4 इंटू n प्लस 3, तो n-4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं, n प्लस 3 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -3। नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर, क्वांटम नंबर नेगेटिव नहीं होता। नॉट पॉसिबल मतलब संभव नहीं है। तो ये स्थापित हुआ n इक्वल टू 4th ऑर्बिट पर हुआ एक्साइट होकर गया होगा ग्राउंड स्टेट से। और अब पूछा गया है कि आप बताइए इनमें से किस स्टेट पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकलेगी। तो देखिए वेवलेंथ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जितना कम एनर्जी गैप होगा, जितने कम एनर्जी गैप की वैल्यू होगी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि 4th स्टेट से 3rd स्टेट का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो गई। तो देखिए 3 to 1, ये सबसे जितना कम एनर्जी गैप होगा, देखिए सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो -12 के आसपास होता है। ये आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 4 to 3rd स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो n निकालना ही यहाँ पर क्या था, बहुत सबसे ज्यादा जरूरी था। तो जितना कम एनर्जी गैप होगा उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ एमिट होगी, और 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट का एनर्जी गैप सबसे कम है, इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ वहां पर एमिट होगी। तो ये कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन भी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप सवाल नोट कर लीजिए। अब इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम 3rd एक्साइटेड स्टेट, तीसरी एक्साइटेड स्टेट से 2nd एक्साइटेड स्टेट में एंटर करता है, और उसके बाद 2nd एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए सबसे पहली बात, 1st एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, जब n क्या होगा, 2 होगा। 2nd एक्साइटेड स्टेट, पहले ये समझ लेते हैं, n क्या होगा, 3 होगा। 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो n क्या होगा, 4th होगा। तो सबसे पहले जो जंप करता है 3rd एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट, मतलब पहला जंप होगा 4 to 3, एंड फ्रॉम 2nd एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट, और दूसरा जंप होगा 3 to 2, 3 to 2। तो इसमें वेवलेंथ कितनी है, λ1, इसमें वेवलेंथ कितनी है, λ2। हमें इन्हीं वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, इन्हीं वेवलेंथ का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले 4th to 3rd करते हैं।
1 अपॉन लैम्डा 1, फोर्थ टू थर्ड। तो ये देखिए पहले हमने इसको निकाला, अब ये एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 9, 16, LCM will come as 144, 16 minus 9, 7 R by 144। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 144 बाय 7R। अब थर्ड टू सेकंड, किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड टू सेकंड। थर्ड टू सेकंड वेवलेंथ है लैम्डा 2, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 36 LCM, 9 माइनस 4, ये हो गया 5R बाय 36। तो लैम्डा 2 हो गया 36 अपॉन 5R, 36 अपॉन 5R। अब हमें लैम्डा 1 की वैल्यू 144 बाय 7R, बाय 7R, और ये हो गया 36 अपॉन 5R। तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5R ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आएगा, और ये हो जाएगा 144 बाय 7R। तो R तो आपका कैंसिल हो गया, और 36 इसको 4 बार काट देगा। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 7। तो ये आपका रेशियो आ गया 20:7। देखते हैं कौन से आंसर में ये होगा। 20:7। यस, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, 1 मिनट में हो जाता है, कंसेप्चुअल है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो आजकल आप देखते हैं पेपर में इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, नोट करिए। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या है। हीलियम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो एनर्जी दे दी, कितनी? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो देखिए, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, और पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब पहला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तब हीलियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक और बचेगा। तो उसको आयोनाइज करने के लिए, हटाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है En इक्वल टू 13.6 Z² अपॉन n²। तो हीलियम एटम E1 13.6, 2² एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन से डिसाइड होता है, तो E1 विल बी 13.6 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 जा 24, 2 बचा, 12 2 14, 1, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको कितनी लगी? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
प्लस एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको हटाने के लिए कितनी लगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जोड़ दीजिए 9। तो टोटल एनर्जी की आपको जरूरत होगी 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को हटाने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल। तो इसका आंसर आ गया 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सीधा सीधा सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको आप नोट करिए। द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमैन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, जब हम वर्ड यूज करते हैं सीरीज लिमिट, तो उसका मतलब क्या होता है, आखिरी वेवलेंथ। तो क्वेश्चन ये पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम में लाइमैन सीरीज की आखिरी वेवलेंथ बराबर है, इक्वल टू द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम। एक दूसरा एटम है, उसकी बामर सीरीज के लिए जो सीरीज लिमिट होती है वो हाइड्रोजन एटम के लाइमैन सीरीज की सीरीज लिमिट के बराबर है। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन लाइक एटम इज। बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर एच एटम लाइमैन सीरीज क्या होती है, 1/λ R1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो सीरीज लिमिट का मतलब हो गया, सीरीज लिमिट का मतलब हो गया लास्ट वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ, लास्ट वेवलेंथ, अंतिम तरंग लंबाई। तो N2 को हम क्या रखेंगे, इंफिनिटी। तो ये 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1/R। तो ये हो गई सीरीज लिमिट ऑफ लाइमैन सीरीज फॉर विच एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, आगे बढ़ने के बाद सपोज कर लेते हैं, लेट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज Z। अब सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज, कौन सी सीरीज, बामर सीरीज, तो हो जाएगी R(Z²) 1/2 सीरीज लिमिट के लिए हम इसे इंफिनिटी रखेंगे, 1/λ इक्वल टू R(Z²/4। तो लैम्डा इक्वल टू 4/R(Z²). ये पहला इक्वेशन। अच्छा देखिए, अब हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा कितना था, 1/R फॉर H एटम, और लैम्डा इक्वल टू 4/R(Z²), 4/R(Z²) फॉर H हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो अब ये दोनों लैम्डा की वैल्यू को हम बराबर कर देंगे, R से R कैंसिल, Z² इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आ जाएगा Z इक्वल टू 2। तो जो दूसरा एटम है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर इज 2। एक बार आप इसे और नोट कर सकते हैं, देख लीजिए आप इस, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने निकाल लिया है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमैन सीरीज की सीरीज लिमिट निकाल ली। उसके बाद हमने सीरीज लिमिट निकाल ली फॉर बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए।
तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बहुत बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस लेक्चर को, एटम के सेकंड लेक्चर को, रीकैप सीरीज के सेकंड लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। एंड हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, आपके अच्छे भविष्य के लिए और आपके अच्छे रिवीजन के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप पास होंगे और फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे रीकैप सीरीज के अगले लेक्चर में, फिर मुलाकात होगी।